हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अपनी आ चुके हैं दूसरी क्लास के साथ, डी ब्लॉक तत्व, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी बेटा, जिसमें सबसे पहली क्लास हम लोगों ने डिस्कस करी क्या कि डी ब्लॉक के तत्व कहते कि नहीं हैं, है ना। चलो देखो, देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, समय ज़्यादा खराब करेंगे नहीं क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है भैया। नवंबर आ गया है, दिसंबर के जस्ट बाद जनवरी में अपना एग्जाम है जेई का, तो हम इसमें कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए देखिए, तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है ये सब, खैर उससे हमें हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है बेटा, हमें जिस चीज़ से मतलब है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जरा हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखो गौर करो, समझो अच्छे से। अच्छा, एक मेरा बेटा आप सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अभी आपको जैसे जो लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आपके पास आईडी होगी, उसके ऊपर एक हर वीडियो के लिंक के साथ क्या आता है, पास डाउट का एक कमेंट करने का ऑप्शन आता है बेटा। किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्टली आप उस पर टाइप करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी भी तरीके का कुछ भी, राइट। तो हम लोग बात करते हैं, हमने किस किस चीज़ पे कल बात करी बेटा। सबसे पहले हमने बात करी कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किन्हें हैं, है ना। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था भैया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी उपकोश में जाता है। किस में जाता है बेटा, डी उपकोश में। तब हम उसे क्या कहते हैं बेटा, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने करी थी कि इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास है, ठीक। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या था बेटा, n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। बोलो बताया था कि नहीं बताया था कल बेटा, अरे हाँ ना जरूर लिखते जाना नीचे कि हाँ सर बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे भैया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, डी ब्लॉक के तत्व बताए थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसके अंदर सभी धातुएं होती हैं, सभी क्या होते हैं इसमें, धातुएं होती हैं, ये बात जो मैंने बताई थी। इसके बाद हम लोगों ने इसका सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था। फिर हम परमाणुवीय त्रिज्या पर पहुंचे थे। किस पर पहुंचे थे बेटा, परमाणुवीय त्रिज्या पर। तो सबसे पहले हमने शुरू करी थी परमाणुवीय त्रिज्या, मैंने आपको एक ऑर्डर भी लिखवा के गया था, है ना, मैं आपको बता के गया था। तो अब हम परमाणुवीय त्रिज्या के कुछ कुछ जो फैक्टर्स हैं उस पर बात करेंगे बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखना कि साधारणतया क्या होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम लोग अगर बाएं से दाएं तरफ बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, किससे, एक आवर्त के अंदर, एक पीरियड के अंदर, तो आकार में कमी आती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि साधारणतया बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है बेटा, त्रिज्या में कमी आती है, आकार में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आती है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें, कि भाई जाहिर सी बात है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बताया था कल। प्रभावी नाभिकीय आवेश परिरक्षण प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या बोलेंगे बेटा, जेड इफेक्टिव बोलेंगे। परिरक्षण प्रभाव को क्या बोलेंगे बेटा, शील्डिंग इफेक्ट SE बोलेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर कहां चल रहे हैं बेटा, आवर्त में चल रहे हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, यदि वर्ग में ऊपर से नीचे चला जाए, ऊपर से नीचे चला जाए, ठीक, तो आकार बढ़ता है। सही है, ये भी कल बता दिया था, नॉर्मल सी चीज थी। अच्छा सॉरी। तो एक चीज में क्या ध्यान रखना है बेटा अब यहाँ पर, कि अब हमें उन चीजों पर बात करनी है जो इस त्रिज्या को थोड़ा बहुत भी हिला डुला देते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है बेटा लेंथेनॉइड का संकुचन। कौन सा, लेंथेनॉइड संकुचन, ठीक। क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन, तो पहले तो सुन ले फिर इसको लिख लेंगे कि भैया लेंथेनॉइड संकुचन ये कहता है कि जब आप 5वें से छठे आवर्त में मूव कर रहे हो, 5वें से छठे आवर्त में जा रहे हो, तो 14 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन n-2f, जिसको हम
हाँ n-2f उपकोष के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब देख एक चीज मैंने कल बताई थी कि डी का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो थोड़ा सा किस तरीके का होता है बेटा, बहुत कमजोर होता है, बहुत कम होता है। एक मिनट बेटा, है ना, तो अगर वो बहुत कम होता है तो F तो उससे भी ज्यादा गया बीता है, F तो उससे ज्यादा गया बीता है। अब अगर F के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप एक चीज को समझिए, क्या कि भाई जब D ब्लॉक का या D उपकोष का परिरक्षण प्रभाव गया बीता है और F का उससे भी गया बीता है, तो कहीं ना कहीं तो वो आकार में अपना प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? अरे हाँ या ना, बिल्कुल डालेगा। अब डालेगा तो किस तरीके से डालेगा, तो समझ मेरी बात को, है ना, कि जब पांचवें से छठवें आवर्त में चला जाता है तब 14 इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा, 4f उपकोष में चले गए, एवं f उपकोष अत्यधिक प्रसारित होता है, है ना, इसको डिफ्यूज भी बोलते हैं अपन, है ना, प्रसारित होता है, जिसके कारण इसका परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है। क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है इसका परिरक्षण प्रभाव। बात को समझ, क्या कहना चाह रहे हैं, प्रसारित होने का क्या मतलब है भाई? अगर वैसे मान लो तुम एक उसके राज्य के राजा हो तुम, ठीक है, राजा हो, रानी हो, जो भी हो, ठीक है, अब तुम अगर एक राज्य के राजा हो और अगर तुम्हें पता है कि मेरा जो क्षेत्र है वो केवल 20-30-50 किलोमीटर फैला हुआ है, तुम आराम से उसकी पूरी चार दीवारी पर बढ़िया एकदम क्या सैनिक खड़े कर दोगे और सैनिकों से तुम्हें पता चलता रहेगा कि भैया कब क्या कैसे होना है, किस तरीके से होना है, कहाँ हो रहा है, भाई मेरी इस राज्य की सीमा यहाँ कहाँ तक है, यहाँ पे कहाँ तक है, यहाँ पर कहाँ तक है, मुझे पता चलता रहेगा। कोई भी अगर आक्रमण करने वाला आएगा तो आसानी से क्या होगा बेटा, बता, जवाब दे। अगर कोई भी आक्रमण करने वाला आएगा तो वो क्या देखेगा, अरे यार तो सेना पहले से खड़ी है, यहाँ तो घुसना मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन वही राज्य अगर तेरा 2000 किलोमीटर में फैला हुआ हो, अब सोच, अब सुरक्षा में सेंध मरनी चालू हो जाएगी, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि 2000 किलोमीटर की सीमा की रक्षा करना, एक एक पॉइंट पे एक एक आदमी खड़ा थोड़ी रह सकता है, इतने तो लोग ही नहीं है। बात समझ में आई? तो वही हो रहा है कि भाई अगर तुम्हारा राज्य प्रसारित हो गया ना तो उसकी सुरक्षा के साथ भी छिड़खानी होगी। तो इसलिए हमने क्या कहा, जब ये प्रसारित होता है, डिफ्यूज होता है, तो इसके कारण इसका परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है बेटा, बहुत कम हो जाता है। अब जब इसका परिरक्षण प्रभाव कम हो गया तो एक चीज सोच भाई, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से परिरक्षण तो कर ही नहीं रहा ना। जब परिरक्षण नहीं कर रहा, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन अंदर आना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कल भी सिखाया था मैंने, है क्या सिखाया था, देख समझ, ये मेरा नाभिक है, ठीक, ये मेरा पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बोल है कि नहीं है? समझना मेरी बात को कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है इस जगह पर, लेकिन यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इन सब में, इन सारी जगहों पे, इन सब जगह पे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब सुन, यहां 4 के अंदर, इस वाले के F के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो आकार बढ़ना तो चाहिए था, आकार बढ़ना तो चाहिए था। असल में इधर वाले में बात चल रही है क्योंकि हम 5वें से छठे आवर्त में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? 5वें से छठे आवर्त में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया कि अगर ये वाली शील्डिंग, ये वाला परिरक्षण तुम्हारा वीक है, भाई तुम्हारी ये दीवारें तो मजबूत है एकदम कि हाँ ठीक है आ जाएंगे, लेकिन ये वाली दीवार तुम्हारी जो है वो दुर्बल है। ये दीवार कैसी है बेटा? दुर्बल है। अब अगर ये दीवार तुम्हारी दुर्बल है, वीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे घुसा अंदर घुस जाएगा, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? बोल, ये मारा घुसा और गया अंदर, तो देख आकार जो है जैसे अंदर गया, क्योंकि देख तेरे पास एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है,
एक कोई फिक्स सीमा नहीं है तेरी बेटा किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी कक्ष की, किसी भी कोश की, कि तू ये कह देगा कि नहीं सर ये तो यहीं तक होनी चाहिए थी, भाई अंदर कैसे चला गया, दीवार तोड़ के थोड़ी गया। तो सुन, जैसे इसने दीवार को धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिसक गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिसक गया, क्या होगा, सोच के जवाब दे, क्या होगा, आकार धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा, यानी कि आकार संकुचित होने लग जाएगा। संकुचित टर्म से कुछ पता चल रहा है तेरे को? अरे संकुचित टर्म से कुछ पता चल रहा है? संकुचन, लेंथेनॉइड संकुचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लेंथेनॉइड संकुचन हो जाएगा। अब होता क्या है, सुन जरा, कि इस दुर्बल परिरक्षण के कारण, दुर्बल परिरक्षण के कारण, है ना, बहुत कम होता है, इस दुर्बल परिरक्षण के कारण इनका आकार संकुचित होने लगता है, संकुचित होने लगता है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक कोई समस्या नहीं होगी अब, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं बताओ? लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। तो अगर आप बोर्ड वाले बच्चे हैं, आपके बोर्ड में आता है तो ध्यान रखो, एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग जो है जेई वाले बच्चे हैं, जो कि हैं, सबको देना ही है इस बार जेई, है ना, जेई के अंदर तो मैं तुम्हें भी एक लाइन लिखवाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद, कि एक पर्टिकुलर परमाणु क्रमांक के बाद की कोई भी बीमारी अगर पूछ ले, बीमारी पूछने का मतलब कोई भी सवाल तुमसे पूछ ले तो उसका आंसर क्या होता है? लेंथेनॉइड संकुचन होता है भैया, ठीक। देख जरा, देख इधर देख, ये हटा दे रहा हूं यहां से, हाँ बेटा देख जरा। अब इसी की वजह से हमारे पास आता है बेटा अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। अब क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव बेटा, कि इस लेंथेनॉइड संकुचन के चक्कर में जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने से मना कर देते हैं। बोले यार मैं नहीं लूंगा भाग। अब क्यों? एस वाला जो उपकोष होता है, वो ध्यान रखना हमेशा, एस वाला उपकोष हमेशा 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 नाभिक के सबसे पास में होता है, और जो नाभिक के सबसे पास में होता है, संकुचन के चक्कर में उस एस उपकोष के ऊपर उस नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा? आकर्षण बढ़ जाता है। और नाभिक का आकर्षण बढ़ गया तो सोच, उसने पकड़ लिया ना उसको कि जाने नहीं दूंगा अब तेरे को मैं। अगर वो जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ? सोच के जवाब दे। अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब हुआ? अब इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कि लेंथेनॉइड संकुचन के कारण, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण 6s के इलेक्ट्रॉन, 6s के इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, है ना, के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। भाग नहीं लेते हैं का मतलब यह नहीं है कि भाग जाते हैं या भागते नहीं है। भाग नहीं लेने का मतलब क्या है बेटा? उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म अक्रिय युग्म कहलाता है, अक्रिय युग्म कहलाता है, ठीक है। इस युग्म का प्रभाव क्या कहलाता है भैया? बोलो। अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। एक नोट डालेंगे हम इसके बाद 100 रुपए का। कितने रुपए का भैया? 100 रुपए का। ध्यान रख लो, समझ लो, सुन लो। ओहो, नोट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। कितने रुपए का बोला गुरुजी ने? 100 रुपए का बोला। क्या बोला? सुन ले। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 57 के बाद कोई भी बीमारी आए, अरे क्या आए, कोई भी बीमारी आए, है ना, तो
उसका कारण आंख बंद करके मत लिखना, उसका कारण लैंथेनॉइड संकुचन, लैंथेनॉइड संकुचन, उसका कारण क्या होगा बेटा? लैंथेनॉइड संकुचन होगा केवल। बोल बात समझ में आई? पक्का है, गड़बड़ तो नहीं होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देख लैंथेनॉइड में क्या हो रहा था, हम लोग 5वें से छठे आवर्त में जा रहे थे, ठीक है। एक्टिनॉइड में क्या होगा, छठे से 7वें आवर्त में जाएंगे। काम वही है, चीज सेम है। पहले 6s वाला क्या हुआ था, अक्रिय यू हुआ था, अब 7s वाला अक्रिय हो जाएगा, आगे पहुंचेंगे तो, उससे पहले नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सुन, इसी में पढ़ लेते हैं हम फटाफट से, क्या? एक्टिनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन, ठीक है। अब एक्टिनॉइड संकुचन की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिनॉइड संकुचन क्या है, क्या समझ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, उसको देख कि पहले मैं मूव कर रहा था, पहले मैं जा रहा था बेटा 5वें से और छठे आवर्त में। पहले किस में जा रहा था मैं? 5वें से छठे आवर्त में। अब मैं जा रहा हूं छठे से 7वें आवर्त के अंदर। छठे से 7वें आवर्त के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर क्या काम करेगा बेटा? एक्टिनॉइड संकुचन काम करेगा कि नहीं करेगा? बोल, अरे बोल, करेगा कि नहीं करेगा? इसमें क्या होता है कि 5f इलेक्ट्रॉन अति उपांत्य कोश, अति उपांत्य कोश, अति उपांत्य कोश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, सॉरी एंटी पेनल्टीमेट शेल, बोले तो N-2 कोश, है ना, में भरे जाते हैं। या अपन इसको N-2 को, हाँ मतलब समझ जाओ, हाँ ठीक है, लिख लो N-2 कोश। N-2 कोश का मतलब क्या हुआ? अगर 5f का इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं मतलब कि 7 कोश उसके अंदर उपस्थित हैं। कितने कोश उपस्थित हैं? 7। कल मैंने बताया था उपांत्य कोश, यानी कि एक पहले, अति उपांत्य कोश मतलब उससे भी अंदर, यानी अगर मैं 7वें उस पे हूं, आवर्त पे, तो फिर मैं किसके अंदर बात करूंगा बेटा? अगर मैं 7वें आवर्त पे हूं तो फिर मैं किसके अंदर बात करूंगा बेटा? 7वें कोश में हूं तो फिर मैं 5वें के अंदर बात करूंगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब सुन, जब इसके अंदर भरा जाएगा तो इसकी भी क्या होगी बेटा? परिरक्षण क्या हो जाएगा इसका, बता, बोल, अरे जवाब दे, अभी तो बताया, कितनी बार तो बता दिया अब, हैं? 5f इलेक्ट्रॉन जो है, चल दोबारा लिखेंगे इसे एक बार, है ना, तुझे भी थोड़ा सा पढ़ के ठीक लगेगा। ले आ देख कि 5f इलेक्ट्रॉन अंतः कोश में भरे जाते हैं, अंतः कोश में भरे जाते हैं, है ना। और अगर अंतः कोश में भरे जाएंगे, फिर से मुझे मालूम है कि इनका परिरक्षण कैसा होगा, परिरक्षण कैसा होगा बेटा इनका? दुर्बल। अरे परिरक्षण कैसा होगा इनका? दुर्बल होगा। परिरक्षण अगर दुर्बल होगा, इसका मतलब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा बेटा? Z इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लग जाएगा, है ना। इसके चक्कर में प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश में हो जाएगी वृद्धि। क्या हो जाएगी बेटा? उसमें वृद्धि हो जाएगी। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो गई तो आकार छोटा होना चालू हो जाएगा, आकार छोटा होने लग जाएगा। और इस आकार छोटे होने को ही हम क्या कहते हैं बेटा? बड़े प्यार से एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। तो जैसा नोट हमने ऊपर डाला है, कौन सा नोट है कि एटॉमिक नंबर 57 के बाद कोई बीमारी आए तो उसका कारण लैंथेनॉइड संकुचन। ध्यान रख ले, एटॉमिक नंबर 89 के बाद, 89 के बाद कोई भी बीमारी आए तो उसका भी कारण क्या होगा? एक्टिनॉइड संकुचन होगा बेटा, है ना। फिर से एक नोट डाल रहे हैं, 100 रुपये का ये है, ज़्यादा महंगा नहीं है, कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 89 के बाद कोई भी बीमारी आए, कोई भी बीमारी आए तो उसका कारण कोविड-19 नहीं होगा, उसका कारण एक्टिनॉइड संकुचन होगा, एक्टिनॉइड संकुचन होगा। बता भैया, यहाँ तक कोई समस्या किसी भी प्रकार की, है ना। अब अगर तेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक।
अब मैं तुझे एक चीज बता देता हूं कि दोनों में से ज्यादा प्रभावशाली कौन है, तो ध्यान रखना भैया, एक्टिनॉइड संकुचन जो होता है, एक्टिनॉइड संकुचन जो होता है वो लेंथेनॉइड संकुचन से खतरनाक होता है। क्यों? लेंथेनॉइड संकुचन से भी खतरनाक होता है। क्यों? कारण सुन ले उसका, क्यों होता है कि लेंथेनॉइड संकुचन में और एक्टिनॉइड संकुचन में, तो लेंथेनॉइड संकुचन के अंदर तो बेटा मेरे पास क्या आता है, 4f ऑर्बिटल आते हैं, 4f उपकोष आते हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे पास कौन सा आता है बेटा, 5f उपकोष आता है। 5f उपकोष अधिक प्रसारित होता है 4f की तुलना में। ध्यान रखना कि 5f उपकोष का प्रसारण यानी डिफ्यूजन है ना, वैसे तो डिफ्यूजन को हम लोग विशोषण बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं बेटा, और शोषण बोलते हैं, शोषण, लेकिन शोषण टर्म यहाँ थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, इसलिए हम उसे प्रसारित की तरह समझ रहे हैं, ठीक है ना। अधिक शोषित होता है, अधिक शोषित तो ऐसा लगेगा कोई मार रहा है बेचारे को, ठीक है ना। तो 5f उपकोष जो है वो अधिक प्रसारित होते हैं बेटा, ठीक है ना, अधिक प्रसारित किसकी तुलना में, अरे बोल किसकी तुलना में, हमारे भैया 4f की तुलना में। और जब 4f की तुलना में अधिक प्रसारित हैं, तो जो अधिक प्रसारित होते हैं ना भैया, उनका परिरक्षण उतना ही कम होता है, परिरक्षण उतना ही कम, ठीक है। और जिनका परिरक्षण जितना कम होता है, इसका मतलब मेरा काम हो गया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बोल हाँ या ना, बोल, चीज ध्यान रहेगी एकदम आसान से, अच्छा है, चल अच्छी चीज है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक तो अभी तुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, राइट। चल अब हम बात करते हैं संक्रमण तत्व, मैंने आपको कल बता ही दिए थे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब आपसे मान लो एक सवाल पूछ लिया जाए कि भाई जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, उसमें अपवाद क्यों आते हैं। कल हमने पढ़े थे काफी सारे, याद है कि नहीं हमको, है कि कल हमने जो है काफी सारे पढ़े थे बेटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने पढ़ा है, तो आपको एक चीज, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इसमें कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई चेंज हो जा रहा है, कभी कोई चेंज हो जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, 3D और 4s के अंदर, क्या बताया था बेटा, 3D और 4s के मध्य में ऊर्जा आरेख का जो गैप होता है, जो जगह होती है वो बहुत कम होती है बेटा, जो स्थान होता है, ठीक है ना। भाई दो ऊर्जा आरेख बने हुए, उन दोनों के बीच में स्थान बहुत कम है, बहुत माइनर सा स्थान है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s से उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, 3D में चला जाता है। और हमें पता है कि भैया अर्धपूरित कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अक्सर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, अक्सर आपको क्या देखने को मिलता है, बोलो बताओ, जवाब दो। अक्सर हमें देखने को मिलता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपवाद आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है कि यहाँ तक, है ना। तो हम लोगों ने कल वाला पूरा एक बार रिवाइज कर लिया है, कुछ नई चीजें पढ़ ली हैं, जैसे आज अपने पढ़ लिया लेंथेनॉइड संकुचन हम लोगों ने पढ़ लिया है, अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ लिया है, नोड पढ़ लिया है, ठीक है, एक्टिनॉइड संकुचन आ गया है, इसके बाद ये आ गया है। अब मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ जिसमें आप ध्यान रखोगे थोड़ी थोड़ी चीजों का। जैसे मान ले अगर तुझे कहा जाए कभी भी, है ना, तो जो क्वेश्चन है किस तरीके से उस पर बात करी जाएगी, क्या होगा, किस तरीके का सवाल आएगा। तो जैसे मान ले तुझसे किसी ने पूछ लिया, है ना, कि भाई ये जो सारे तत्व होते हैं, क्या इन सब में सारे के सारे धातु होते हैं, तो हाँ, सबसे पहली जवाब कि मरकरी जो होती है वह एक द्रव धातु है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मरकरी जो है वो क्या होती है बेटा, यहाँ पर द्रव धातु होती है। अब तुझे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम गलनांक वाली धातु है ये, सबसे कम गलनांक वाली धातु है। और इसका गलनांक जो है अभी आगे मैं बताऊंगा एक बार, -34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है ना, -34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सबसे अधिक, है ना, जो है उसको बोलते हैं डब्लू, प्यार से बोला जाता है इसे टंगस्टन, है ना। इसको आप मरकरी बोल लो, इसको मरकरी बोलोगे तो ही ज़्यादा बढ़िया है, वैसे इसे पारा भी कहा जाता है। इसका नाम होता है वुल्फ्रम, है ना, डब्लू, वैसे इसका नाम होता है टंगस्टन, ठीक है। ये इसका लैटिन नेम भी होता है वुल्फ्रम, है ना। टंगस्टन जो होता है ये एक ऐसी, इसको तंतु धातु बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या होती है ये,
तंतु धातु होती है ये। तंतु का मतलब कभी देखा है आपने ऐसे वो बल्ब जलते हैं गाँव में बड़े बड़े हैं, पीले रंग के, बहुत 100-100 वाट के, 200-200 वाट के, कितनी तेज गर्मी करते हैं, उसके बाद भी वो जो उसका तंतु होता है ना, जो अंदर उसके फिलामेंट लगा होता है, वो कभी जलता नहीं है। फिलामेंट को हिंदी में तंतु बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो वो जो फिलामेंट होता है वो जलता नहीं है। अब सोच, अगर फिलामेंट जल नहीं रहा है, इसका मतलब जल नहीं रहा है, इसका मतलब कि उसका गलनांक सबसे अधिक है। तो भैया ये सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु है ये, ज्यादा नहीं, 3420 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। ठीक, तो ये दो चीजें थी जो मैंने आपको बताई इसके अंदर, है ना। अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा घनत्व। ठीक है बेटा, घनत्व में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, कि भाई घनत्व जो है वो मोटा मोटा हमेशा डिसाइड होता है, हम लोग डिसाइड करते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो देख, एक चीज मैं तुझे बता देता हूं कि चाहे तू आवर्त में बाएं से दाएं चला जा, ठीक है, और चाहे तू एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ जा, द्रव्यमान तो तेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, द्रव्यमान कभी भी कम नहीं होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बोल देना। भाई अगर तुम आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो तो ऐसा कभी होता है कि द्रव्यमान कम हो गया, है ना। तुम कहोगे नहीं सर, निकल और कोबाल्ट के अंदर 0.2 का फर्क होता है। अबे मेरी बात सुन, मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक जनरल साधारण ट्रेंड के अंदर मैं चल रहा हूं तो क्या कभी ऐसा होगा कि भाई मैं इधर गया, द्रव्यमान कम हो गया था, ज्यादा हो गया था, और लगातार ही ऊपर नीचे हो रहा द्रव्यमान? ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान हमारा निर्भर करता है किसके ऊपर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। किस पर निर्भर करता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। तो अगर उस पर निर्भर करेगा तो मुझे पता है कि हर बार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। अगर हर बार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब हर बार उसका द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। अगर हर बार उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान एक ऐसी चीज है, अगर उसको मैंने यहाँ कंसीडर किया तो घनत्व तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घनत्व हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब मुझे यहां देखना पड़ेगा क्या? आयतन। क्या देखना पड़ेगा बेटा मुझे? यहाँ आयतन देखना पड़ेगा। और आयतन के अंदर भी किस तरीके की चीजें देखनी पड़ेंगी बता, कि किसका आयतन ज्यादा, किसका आयतन कम। तो अब यहाँ पे कैसे पता चलता? तो ध्यान रखना है आपको कि डी ब्लॉक की धातुओं का आयतन कम होता है, धातुओं का आयतन अधिक होता है। अच्छा, कम बोल दिया क्या मैंने? सॉरी, अधिक होता है। अब अगर आयतन अधिक है तो आयतन का मतलब क्या होता है? भरने की क्षमता, भराव क्षमता, भरने की क्षमता ज्यादा है, अधिक है। और जहां आयतन ज्यादा है, जहां भरने की क्षमता ज्यादा है, वहां ऑटोमेटिकली घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना, घनत्व क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो डी ब्लॉक की धातुओं का घनत्व, धातुओं का घनत्व सामान्यतया अधिक से सामान्यतया कम से अधिक की ओर जाता है, अधिक की ओर जाता है। ध्यान रखने वाली चीज है, सामान्यतः कहाँ जाएगा? कम से अधिक की ओर जाएगा। भाई धीरे धीरे कम है और धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, ये डिपेंड किस पे करता है? तो सुन, मैं तो समझा देता हूं कि यदि डी कक्षक, यदि डी कक्षक भरे हुए हैं, जिसे अपन पूरित भी कहते हैं, अपन जिसे पूर्ण पूरित भी कहते हैं, ठीक, तो उसके अंदर आयतन सबसे कम है, ध्यान रख। और जिसमें आयतन सबसे कम है उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। तो पूरे भरे हुए हैं तो घनत्व ज्यादा। ध्यान रख ले, सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल देता हूं, मरकरी, पारा। मरकरी को कभी किसी बोतल के अंदर 100 ग्राम लेके देखना, इतना सा आएगा, लेकिन वजन इतना फील होगा कि क्या रख दिया हाथ पे। वहीं अगर मैं किसी लेड के क्लोराइड को, लेड के नाइट्रेट को, इनको रख के देखूंगा ना, 100 ग्राम तो इतना बड़ा डब्बा आता है, 100 ग्राम का। सिमिलरली लेड का नाइट्रेट ले लो, है ना, और अमोनियम क्लोराइड ले लो, सॉरी लेड नाइट्रेट ले लो और अमोनियम क्लोराइड ले लो। लेड नाइट्रेट का 500 ग्राम का डब्बा इतना सा आता है बेटा, घनत्व की वजह से, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का डब्बा इतना बड़ा आता है।
क्यों? क्योंकि घनत्व उसका ज्यादा और उसका घनत्व कम है। तो यदि डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि डी कक्षक अर्धपूरित हैं यानी D5 वाले पे हैं तो घनत्व कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। और अगर आंशिक पूरित हैं, यदि डी कक्षक जो हैं वो आंशिक पूरित हैं तो ध्यान रखना भैया उनका घनत्व जो है वह बहुत कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। ऑर्डर कुछ नहीं होता है इसका, ये ध्यान रखना, ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया। आपको क्या देखना है? डी कक्षकों का भराव देखना है, कितना भरा हुआ है, ज़्यादा है कम है। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, भाई जगह ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा पहुँच गए वहाँ जगह कम बच रही है ना, खुद दिमाग लगा लो। जगह क्या हो रही है वहाँ? कम बच रही है। अगर जगह वहाँ पे कम बच रही है इसका मतलब आयतन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम। और आयतन अगर कम होता जाएगा तो घनत्व क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? अरे हाँ या ना बोल दे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख, जो समझाना चाह रहा हूँ, जो अपन बात करना चाह रहे हैं कि देख कि घनत्व का क्वेश्चन कभी भी मेरी आंखों के सामने अगर आ जाए तो मैं एक चीज को हमेशा ध्यान रखूंगा कि सर ने बताया था डी कक्षकों की ये स्थिति देखनी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और कितने नहीं भरे हुए हैं। बोल बात समझ में आ गई मेरी? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो ये हमारा घनत्व हो गया, सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ से कोई अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है। अब इसके बाद जो टॉपिक है, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत खतरनाक टॉपिक है भैया, है ना। खतरनाक इन सेंस किस तरीके से खतरनाक है कि आयनन विभव है वो। एक्चुअली में क्या है? आयनन विभव। अब आयनन विभव की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयनन एंथैल्पी भी इसे कहते हैं, आयनन विभव भी इसे कहते हैं और आयनन ऊर्जा भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। अब सुन, जो एक चीज समझा देता हूं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसे हैं? गौर से सुन ले, समझ ले कि कहते किसे हैं, किस तरीके से उसे कहा जाता है, किस तरीके से उसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी विलगित गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आयनन ऊर्जा कहलाती है। कि अगर मुझे किसी भी तत्व में से, जैसे ये तेरा नाभिक है बेटा, ठीक है, इसके पास मान ले ये 4 कोश हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, इस जगह से बाहर निकालना है मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक। गौर से सुनना और समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इस इलेक्ट्रॉन को मैं तब बाहर निकाल सकता हूँ जब तो एक तो ये अकेला हो। मैं इस इलेक्ट्रॉन को किडनैप करना चाहता हूँ। किडनैप कभी भी 100 लोगों के बीच में नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर मैं इसको किडनैप करना चाहता हूँ और 100 लोगों के बीच में किडनैप नहीं कर सकता हूँ, मतलब पहले तो इसे अकेला करूँ, तो मैंने इसको लालच दिया चॉकलेट का कि आज आ जा तुझे चॉकलेट दूंगा। अब इसके लिए चॉकलेट क्या है? ऊर्जा। इसके लिए चॉकलेट क्या है? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जिससे मैं इसको परमाणु में बदलूंगा। भाई पहले तो ये धातु होगी ना मेरे सामने, क्योंकि मैं धातु के आयनन विभव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? धातुओं के आयनन विभव की। तो एक धातु जो है वो अकेली थोड़ी होती है कि अकेला अलग थलग कहीं पड़ा हुआ है ना, पूरे ग्रुप के साथ रहती है, एक क्रिस्टल बना करके रहती है, एक फिक्स संरचना, एक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बना करके रहती है बेटा। अगर वो इस तरीके से रहती है तो खुद एक चीज को सोच, मैं जो तुझे समझाना चाह रहा हूं कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेरे को उस बंदे को अकेला करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मुझे उस बंदे को अकेला करना पड़ेगा तो तुझे एक चीज समझ आनी चाहिए कि यार विलगित परमाणु बोला है गुरुजी ने। क्या बोला है? विलगित गैसीय परमाणु बोला है बेटा।
उसे पहले तो मैं सब्लिमेट करूं, उसे ऊर्ध्वपातित करूं, उसका ऊर्ध्वपातन करूं, उसके बाद उसे बदलूं किसमें, गैस में। गैस में बदलने के बाद उसको अकेला करूं, यानी उसे दूंगा मैं एक तरह से कहेंगे परमाणुवीकरण ऊर्जा, परमाणुवीकरण ऊर्जा जिसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वो दूं उसे। उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं। इतना काम मुझे करना पड़ेगा। तो बेटा इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा ऊर्जा लगी रही है ना, बार 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 बार, तब जाकर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं। ठीक, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उससे हम क्या कहते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब इसका एक ट्रेंड होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों में कहीं भी ऐसा कोई भी ट्रेंड है ना, आवर्तता देखी नहीं गई है कि आयनन ऊर्जा के लिए हम कभी भी ऐसा पता कर लें। तो यहाँ मेनली क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, इसको हम डेल्टा IH से प्रदर्शित करते हैं। I का मतलब आयनाइजेशन होता है, आयनन होता है, H का मतलब एंथैल्पी होता है बेटा, है ना। तो ये हो गई हमारी आयनन एंथैल्पी। और सदैव 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 ये पॉजिटिव ही होती है, ध्यान रखना, धनात्मक होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे। अब कोई पूछ ले कि भैया डेल्टा H यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तो बिल्कुल ऊष्माशोषी प्रक्रम है। क्यों? क्योंकि प्लस होता है। कुछ कुछ चीजें हैं, जोड़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, कभी भी अटकोगे नहीं। खुद पे भरोसा करना सीखो, ध्यान रखो। टीचर तो पढ़ाएगा ही बेटा, खुद पे जितना ज्यादा भरोसा रखोगे उतना अच्छे से काम कर पाओगे, ध्यान रखो, है ना। अब सुन, ये नॉर्मल चीज हो गई एकदम कि भाई ये सर ने निकालना बता दिया। अब मेरी बात सुन कि मान ले तेरे पास कोई मेटल M है, ठीक है भैया, जो कि जाहिर सी बात है अब तूने गैस के अंदर ले आया तो उसको अकेला कर लिया तूने, उसको इतना सारा काम कर आगे। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसको हम लोग एक काम करते हैं, उसको हम डेल्टा IH1 लिख देते हैं। क्या दिक्कत है? सही है। इसके बाद अगर मैं कहूं M प्लस है तेरे पास, इससे एक इलेक्ट्रॉन तू निकालना चाह रहा है, तो तेरे पास क्या आ गया, M+2 गैस। इससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बेटा अब तुझे वापस से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब तू समझ इन दोनों केसेस के अंदर मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले जब तूने इलेक्ट्रॉन निकाला तब भी तो तूने इलेक्ट्रॉन बाहर खींचा ना यार। तुम किसी स्थायी चीज से, एक स्थायी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ऐसे बाहर खींच रहे हो, बोले इस साले इलेक्ट्रॉन बाहर, वो कह रहा मैं नहीं आऊंगा, तो इसमें जद्दोजहद हो रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है, बार बार दे रहे। जब उसको सफिशिएंट मिल जा रही है कि हाँ मेरे पास अब ज्यादा ऊर्जा, अब तू हारेगा, हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। बात समझ में आई। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ा हुआ है, क्योंकि गुस्सा है उसने, साले इलेक्ट्रॉन ले गया मेरा क्या ले गया, इलेक्ट्रॉन ले गया। कोई बात नहीं, तू आज दोबारा तो आएगा, कभी ना कभी तो लौट के आएगा, तुझे बताऊंगा। बोले ठीक है, आएंगे, चिंता मत करे, आएंगे। तो हुआ क्या, हम एक और इलेक्ट्रॉन लेने पहुंच गए। बोले हाँ अब मजा आएगा। बोले अब तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिया, ये पता नहीं था कि जख्मी शेर ज्यादा कैसा होता है, खूंखार होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेने पहुंचा, बोले इधर आ मैं बताता हूँ तेरे को। तो मान ले पहला वाला काम जो है वो तेरा 50 EV के अंदर हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हो गया। और यहाँ के बाद ये एक स्थायी कॉन्फ़िगरेशन में, एक स्थायी विन्यास के अंदर आ गया। सुनना जो कह रहा हूँ, मान ले यहाँ पर इसका जो विन्यास था ना वो था N-1 D10 और NS1, ठीक है। तूने जद्दोजहद करके एक इलेक्ट्रॉन तो इसका बाहर निकाल दिया, सही है। जब तूने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब विन्यास क्या रह गया बेटा इसका, N-1 D10। पूर्ण पूरित उपकोष से, पूर्ण पूरित कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब मौत को दावत। हम पहुंच गए कि हम तो निकाल के ही रहेंगे। वो बोला आजा, पहले तो ले गया छीन के, अब नहीं जाने दूंगा। तो ऐसा मान ले अगर पहले में 50 EV लगी तो दूसरे में लगभग 400 EV लग गई। दिमाग खराब हो गया, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया लेकिन सारा जितना बजट नहीं था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। तो यहां से एक चीज पता चली कि अगर मुझे कभी भी ये पूछा जाए कि भैया दो लगातार आने वाली आयनन एंथैल्पियों में कौन सी वाली बड़ी होगी, तो बाद वाली बड़ी होगी। पहले तो ये चीज ध्यान रखना, सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है, सबसे पहला काम तो ये। दूसरा, अब अगर मैं तुझसे पूछूं, अब मैंने क्या कहा, इसका ट्रेंड तो होता नहीं, आवर्तता तो है नहीं, तो फिर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चनों में बात करते हैं, देख जरा। सबसे पहला सवाल कि जिंक तथा कॉपर की दो आयनन एंथैल्पी
की तुलना करो, दो आयरन एंथैल्पी क्या करो बेटा, तुलना करो। ओ अभी कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। देखो ये मैंने लिखा जिंक, इधर मैंने लिखा कॉपर। अब तो सुनता जा, समझता जा मेरी बात को। मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई ये तो है 3d10 4s2 और ये है 3d10 4s1, है कि नहीं। बता दोनों में से ज्यादा किसकी होगी एंथैल्पी, पहली की बात कर रहा हूं। जब पहली की बात करूंगा तो यहां मैंने ऊर्जा दे दी भैया डेल्टा HI1, इसको भी दे दी मैंने डेल्टा IH1, ठीक है। ये बन गया Zn प्लस। अब ये ध्यान रख, कभी भी Zn से सीधा +2 नहीं बनेगा, पहले प्लस बनेगा फिर +2 बनेगा। कॉपर से सीधा +2 नहीं बनेगा, पहले प्लस बनेगा फिर +1 बनेगा। आयरन से सीधा +3 नहीं बनेगा, पहले +1 बनेगा फिर +2 बनेगा फिर +3 बनेगा। तीनों का योग करके पता लगाऊंगा भैया +3 में कितना आया। समझ में आ गई ना मेरी बात को। अब सुन, यहाँ बना Zn प्लस, लेकिन अब मेरे पास जो है 3d10 4s1, यहाँ से बना भाई के पास Cu प्लस, तो हमारे पास आ गया भैया केवल 3d10 4s0 हो गया, बात ही खत्म हो गई। सही है। अब ये मत देखना कि इधर वाले को देखे, इन दोनों को देख। कायदे से ये है पूर्ण पूरित विन्यास। कैसा है? पूर्ण पूरित विन्यास। ये कैसा है? अर्ध पूरित विन्यास। ये कैसा है मेरा बेटा? अर्ध पूरित विन्यास, ठीक है। और ये कैसा है बेटा? पूर्ण पूरित विन्यास। जो विन्यास पूर्ण पूरित होता है वो अधिक स्थायी होता है। जानता है कि नहीं जानता इस बात को कि पूर्ण पूरित विन्यास जो होता है ना, वह अधिक स्थायी होता है। और अगर ये अधिक स्थायी है तो अधिक स्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालने में जद्दोजहद ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अर्धपूरित वाला थोड़ा कम स्थायी होता है। पहली बार निकाल लिया, पहली बार में मुझे पता चला इस वाले की आयनन एंथैल्पी इससे ज्यादा है। मैंने क्या कहा है? दो आयनन एंथैल्पियों की तुलना करो। आजा, अगला निकाल रहा हूं। आ गया मेरे पास डेल्टा HI2, इधर भी क्या आ गया? डेल्टा HI2। अब सुन, अब हो गए मजे। कॉपर पहली बार तो इलेक्ट्रॉन दे दिया बेटा, शाना बन गया, ठीक है ना। जब उसने पहली बार इलेक्ट्रॉन दिया तो मुझे ये चीज पता चली, बोले अरे यार ये तो मेरे साथ गेम खेल गया। क्या खेल गया? गेम खेल गया। कैसे? कि यहां जब ये पूर्ण पूरी था तो ये अर्धपूरी था, मैंने मान लिया, लेकिन मैं तो ये भूल ही गया कि इसके पास तो S था, S गायब होती 3d10 हो जाएगा। ये 3d10 का मतलब तीसरा कोष पूरा भरा हुआ है। आर्गन वाला क्या मिल गया है इसको? विन्यास मिल गया है। नोबल गैस का विन्यास अगर कभी भी मिल जाता है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है बेटा अपने आवर्त के अंदर। भाई को मिल गया, बोले अब आओ तुमको मैं बताता हूँ। तो जिंक तो बोला, बोले मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकलते 3d10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3d10। तो इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जल्दी से, बोले भागो भागो भागो। यहाँ लगा भयंकर समय, तो इसका मतलब ये वाली ऊर्जा ज्यादा लगने वाली, मुझे पता है, मुझे सोचने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बोल क्या जी समझ में आती है? कर पाएगा आराम से अच्छे से? एक और क्वेश्चन देख इसी बात पे। मैंने तुझे कहा कि भैया V+3 और V+5, ठीक है, दोनों की नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे भैया। मैम ने आपसे पूछा कि Mn व आयरन की दो आयरन एंथैल्पियां, ठीक। Mn और आयरन की करनी है अब की बार। आ जाओ, Mn पे बात करा। Mn होता है 3d5 4s2, ठीक। आयरन पे बात करी, आयरन होता है 3d6 4s2, ठीक है। बात करनी है किसकी ज्यादा है किसकी कम है, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। मजेदार वाली बात है। तो एक काम करते हैं, इसके बजाय अपन क्रोमियम पे बात करते हैं, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ अपन क्रोमियम ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा एक। चल, क्रोमियम 3d5 4s1, ठीक है ना। अब सही है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। आ जा देख, या 3 कर लेते हैं अब की बार, है ना। ये तो हमने काफ़ी कर ली, अब की बार 3 कर लेते हैं। चल 3 आ जाना, ठीक है भैया। अब सुनो और समझ, Mn से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। हाँ सर निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, वो पहले जैसा ही तो है। देख के पता चल गया ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कैसा है? ज़्यादा है। ये वाला कैसा है? कम है। ओहो क्या बात है।
अब आ गया बेटा 3d5 4s1, इधर आ गया 3d5, सही है। सेम केस है पहले जैसे, बोलो है कि नहीं है? अगर सेम केस है तो मैं क्या करूँगा, एक बार ऊर्जा और दे दूंगा। ओहो क्या बात है, ये तो ऊर्जा खेल रहे हैं सर हम। हाँ, अब यहाँ तो बन गया Mn+2, है ना, 3d5, यहाँ से वापस युद्ध हो गए, क्योंकि ये था आंशिक पूरित विन्यास, वो था अर्धपूरित विन्यास। वो वाला निकालने में बोला मैं नहीं दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, ऐसे आ जाते हो कभी भी। बोला हम लेके रहेंगे, माने मत तू, है ना, चिल्लाए मत ज़्यादा, हम लेके रहेंगे। हम क्या करके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये ले लिया, पता है, लेकिन वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला 3d5 अर्धपूरित विन्यास से ज़्यादा स्थायी होगा। तीसरे वाले बात करते हैं, किस बात करते हैं बेटा, तीसरे वाले पे। जब तीसरे वाले पे बात करी गई तब मुझे पता चला कि भैया Mn+3 3d4 बनेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल आ रही है, लेकिन यहाँ से फटाफट निकल जाएगा। बोले जा रहा Cr+3, क्या जाएगा बेटा यहाँ से सीधा Cr+3, और यहाँ पर आया मेरे पास 3d3, ठीक है। एक मिनट रुक जरा, ये आया मेरे पास 3d3, और ये मेरे पास जो ऊर्जा है डेल्टा IH3 और इसका डेल्टा IH3, है ना। तो देख के बता सकता है किसकी ज़्यादा होगी, इसकी कि उसकी, इधर वाले की ज़्यादा होगी। तो ये देख क्यों कहा ट्रेंड नहीं होता, समझ गए। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये बात, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि सर इसका कोई ट्रेंड नहीं होता, कोई आवर्तता नहीं होती, सब लिखा हुआ है बेटा एनसीईआरटी में। तो तुम ये मत सोचना कि सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, आपने बता दिया, आपने करा दिया ना, सर अपने मन से नहीं करा रहे भैया। हर बुक में लिखा हुआ है कि कोई ट्रेंड नहीं होता, और फिर भी तुम करना चाहो। तो तुमने देखा ना कि हमारे पास जो त्रिज्या है वही बड़े ऊट पटांग ऑर्डर के अंदर है। त्रिज्या के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जिंक मेरा दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाना चाहिए ना आयनन ऊर्जा के अंदर, आ जाना चाहिए था, नहीं आ जाना चाहिए था? अरे हाँ या ना बोल, आ जाना चाहिए था। लेकिन बेचारा जिंक तो कैसा विन्यास लेके बैठा है, पूर्ण पूरित, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से किसी को देगा ही नहीं है। तो आयनन जल्दी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई। इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है बेटा, कोई ऑर्डर हमारे पास नहीं है। बोल यहाँ तक बात समझ में आती है, दिक्कत तो नहीं है, पक्का है, श्योर है? आगे सुन, मान ले तुझसे पूछा जाए कि नहीं अभी ये इस पे बात करेंगे, चल। हमारे पास आगे बेटा क्रियाशीलता, क्या आगे हमारे पास, क्रियाशीलता। अब क्रियाशीलता अगर मैं देखूं तो डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं ना बेटा, वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होते हैं, क्या रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं बेटा, ठीक है ना। और अगर ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण हमने पता करा, क्या पता करा और क्या समझ में आया हमको कारण भैया, देख जरा। उच्च आयनन ऊर्जाएं, पहला कारण समझ में आया कि भैया आयनन ऊर्जाएं उच्च होती हैं, जो मैंने बता दिया तुम्हें कि ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आ रही है। परमाणुओं के छोटे आकार कारण डी ब्लॉक तत्वों की आयनन ऊर्जाओं का मान क्या होता है बेटा, उच्च होता है। आगे सुन, जल योजन की निम्न ऊष्मा, जल योजन करने का मतलब है कि भाई कोई भी आयन जो है वो उसमें मिलेगा जल के अंदर, तो वहाँ से निकलने वाली जो ऊष्मा है ना वो कम है, वो उतनी नहीं है जितनी NaCl में आ रही है, जितनी KCl में आ रही है, जितनी K2SO4 में आ रही है, जितनी Na2SO4 में आ रही है, जितनी H2SO4 में आ रही है, उतनी नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है, थोड़ी या काफ़ी कम है। तो धातु आयन आसानी से जलयोजित नहीं होते हैं, और जलयोजित अगर नहीं होंगे तो उनके अंदर क्या नहीं आएगी बेटा, बोलो, ऊष्मा भी कम निकल के आएगी कि नहीं आएगी, वही बात है। ऊर्ध्वपातन की उच्च ऊर्जा, किसी धातु को गैस में बदलना है सीधा, द्रव में भी नहीं रोकना। तुम सोचो उसको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बोलूँ लोहे को उसमें बदल दो गैस में, कैसे बदलोगे, जवाब देना जरा मेरे को एक बार भाई। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि लोहे को गैस में बदल दो, तुम क्या कहोगे, सर क्या चक्कर है, दिमाग ठिकाने पे तो है, लोहे को गैस में कैसे बदलेंगे, हैं, इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वपातन की उच्च ऊर्जा। ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, गैस नहीं बदलेगा, गैस नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा तो जलयोजन नहीं होगा, जलयोजन नहीं होगा तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एकदम सिंपल और सीधी सी बात है। तो सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान उच्च है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, इसमें बंध कैसा होता है, सहसंयोजक होता है कई बार, ठीक है। तीसरा, अच्छा इसके जो बंध होते हैं ना धात्विक बंध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। धात्विक बंध में और सहसंयोजक बंध में थोड़ी बहुत फर्क होता है बेटा, ध्यान रखना। अक्रियाशील रहने की प्रवृत्ति तीसरी संक्रमण श्रृंखला में प्लेटिनम और गोल्ड की होती है, ये ध्यान रखना। प्लेटिनम और गोल्ड जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं भैया, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। हम जब आप लोगों ने वैल्यूज रसायन पढ़ा है ना,
तो उसके अंदर देखा होगा कि आप लोग पढ़ते हो एक क्रिया, वो अभिक्रिया की श्रेणी पढ़ते हो ना, एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, वैद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे हम बोलते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर देखना प्लेटिनम सबसे नीचे आता है, गोल्ड उससे जस्ट ऊपर आता है। तो ये दोनों दोनों क्या होता है बेटा, कम क्रियाशील होते हैं। और अगर ये दोनों कम क्रियाशील होते हैं इसका मतलब क्या हुआ बता, जवाब दे भाई जवाब दे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों के दोनों कम क्रियाशील हैं इसका मतलब वो ज़्यादा अभिक्रिया नहीं कर रहे, अभिक्रिया क्या हो, अभिक्रिया ही नहीं कर रहे किसी से, ठीक है। इसके बाद आया बेटा मेरे पास गलनांक व क्वथनांक। सुन ले, छोटी छोटी सी बातें हैं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं कि इन धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं जो उच्च अंतर परमाणुवीय आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात है, धातुएं हैं, धातुओं के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा, उन्हें तोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी तो उसमें तापमान भी अधिक देना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट, धात्विक बंध की प्रबलता स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है। अब ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, ये आपको कई बार डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है क्योंकि क्रोमियम तक धात्विक बंधों की संख्या बढ़ती है, रीजन भी है, धात्विक बंधों की संख्या बढ़ती है जिससे कठोरता भी बढ़ती है, अतः गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं। क्रोमियम से आगे जब जाओगे, क्रोमियम का गलनांक व क्वथनांक सबसे उच्च होता है इस 3D संक्रमण श्रेणी में, ये ध्यान रखना। 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं, पूरे डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल किसकी, 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आया 25 Mn में अर्धपूर्ण बड़े कक्षक होने के कारण धात्विक बंध दुर्बल होगा, अतः यह नरम धातु है तथा इसका गलनांक बहुत कम होता है। तुमसे कोई पूछ ले कि ऐसी धातु कौन सी है जो वाष्पशील है, ऐसी धातु कौन सी जो वाष्पशील है, तो गलनांक बहुत कम होने का मतलब यह नहीं है कि ये वाष्पशील है, क्योंकि वाष्प बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जवाब दे मुझे, वाष्प बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होगी क्वथनांक चाहिए होगा। घलो पता नहीं क्या सोचते रहते हो, ठीक है। वाष्पशील बनाने के लिए क्वथनांक चाहिए होगा, गलनांक तो है उसको द्रव में बदलने के लिए, ठीक। तो इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, फटाफट उसमें द्रव में बदल जाती है। आगे बात करते हैं, आयरन से लेके कॉपर तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है तथा धात्विक बंधों की संख्या कम होती है, बंध का सामर्थ्य कम होता है, कठोरता कम होती है और गलनांक के मान भी कम होते जाते हैं, ठीक है। जिंक में पूरे भरी होते हैं तो दुर्बल धात्विक बंध बनेगा, अतः नरम धातु है और इसके गलनांक क्वथनांक बहुत ही कम होंगे। और जिनके गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं, धीरे धीरे उनके जो है नेचर जो है वो वाष्पशील नेचर होने लग जाता है बेटा। कैसा होने लग जाता है, वाष्पशील। तो देख किस किस के डी कक्षक पूर्ण पूरित हैं वो बता मुझे, एक तो जिंक का, एक कैडमियम का और एक मरकरी का। तो मैं लिख देता हूँ कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये वाष्पशील धातु हैं बेटा। कैसी हैं, वाष्पशील धातु, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो पक्का। आगे देखेंगे जरा, अब देखो जरा, तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं मैं, एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं बेटा, है ना। सर अगर हम ओवरऑल पता करना चाहें, क्या करना चाहें, ओवरऑल, तो ध्यान रखो वो संक्रमण तत्व है ना, ट्रांजिशन एलिमेंटों की बात कर रहे हैं, संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग संक्रमण तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिनके पास n-1d इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उनके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे। क्या ज़्यादा है, जिनके पास n-1d के गलनांक एवं n-1d के इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो उनके क्या होंगे बेटा, गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे। तो इसको अपन अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा कि n-1d इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा हैं तो गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे, गलनांक व क्वथनांक उच्च होंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखने वाली चीज, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि अगर n-1d के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे भैया, ज़्यादा होंगे। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। क्यों है ऐसा, क्योंकि इनके बीच में अंतर परमाणविक बंध स्ट्रांग होंगे। क्या होंगे इनमें, अंतर परमाणविक बल या बंध प्रबल होंगे, और अगर प्रबल होंगे तो
और गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे। ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मैं एक रो में चल रहा हूँ, एक पंक्ति में चल रहा हूँ, तो बाएं से दाएं जाने पर D5 कन्फिग्रेशन पे मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। पंक्ति में या अपन कहें इसको आवर्त में, है ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, है ना, क्या होगा बता, बाएं से दाएं जाने पर, बोल जवाब दे। D5 पर अधिकतम हो जाएगा। D5 पर क्या हो जाएगा बेटा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुन। इसके बाद अब D5 के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित होना चालू हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चालू हो जाएंगे तो तुझे एक चीज समझ में आने लगेगी कि यार युग्मित होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अब मतलब मेरे पास D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, n-1d। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने का क्या मतलब है, इसको बात बता मुझे एक बार, ज्यादा होने का क्या मतलब है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा हैं तभी तो बंध बना पाएगा, तभी तो तोड़ पाएगा, आपस में बंध तभी तो बन पाएंगे। अगर ऑलरेडी किसी के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो सामने वाले के साथ बंध कैसे बनाएगा, ये बता, इस चीज को समझ। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अंतराण्विक बंध भी प्रबल है, अयुग्मित, है ना, लिख लेते हैं, इसमें मेंशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे, अयुग्मित, n-1d इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो मेरे पास गलनांक क्वथनांक ज्यादा होंगे, लेकिन युग्मित हो गए तो अब गलनांक क्वथनांक क्या होने लग जाएंगे, घटने लग जाएंगे। तो अगर अब n-1d युग्मित इलेक्ट्रॉन हो मेरे पास, कैसे इलेक्ट्रॉन हो बेटा, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो धीरे धीरे गलनांक क्वथनांक क्या होने लग जाएंगे, गलनांक व क्वथनांक घटने लग जाएंगे, घटने लग जाएंगे। ध्यान रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, आसान चीज है। अब तुम क्या ध्यान रखोगे कि 3D सीरीज में तो मैंने आपको बता ही दिया, 3D में, है ना, Cr तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा, उसके बाद घटेगा। और Mn का स्पेशली हमने आपको बताया था कि बहुत निम्न गलनांक होता है, बहुत निम्न गलनांक होता है। ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से। ठीक, आगे मेरी बात सुन। अगर मैं 4D में बात करूं तो MO तक बढ़ेगा फिर घटेगा, MO तक बढ़ेगा फिर घटेगा। अगले वाले में बात करूं 5D में तो वुल्फ्रम यानी टंगस्टन, टंगस्टन तक बढ़ेगा। MO का मतलब मोलिब्डेनम होता है बेटा, है ना, मैं लिख देता हूं इसमें, मोलिब्डेनम, ये क्रोमियम जानते ही हो तुम, है ना, भूलना मत बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें, तक बढ़ेगा फिर घटेगा। मैं समझता हूं यहां तक तो आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, अब तुमसे कभी भी अगर सिक्का धातुओं के बारे में पूछ लिया जाए, किन के बारे में, सिक्का धातुओं के बारे में, तो तू एक चीज ध्यान रखेगा भैया कि उनके गलनांक का क्रम सिक्का धातु के गलनांक का क्रम क्या होता है। तो ध्यान रख, कॉपर का सर्वाधिक होता है, कॉपर का क्या होता है, सर्वाधिक। इसके बाद होता है किसका, गोल्ड का। और सबसे कम जो गलनांक होता है वो किसका होता है, सिल्वर का। यानी अगर मैं एक तरफ सोना रख दूं एक तरफ चांदी रख दूं, दोनों को पिघलाऊं, दोनों क्या करूं, पिघलाऊं, तो फिर मुझे पता चलेगा कि धीरे 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 जो है सिल्वर सब जल्दी पिघल जा रहा है, उससे लेट सोना पिघल रहा है, और सबसे लेट कौन पिघल रहा है बेटा, मेरे पास कॉपर, तांबा पिघल रहा है। ये तो मैं ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, रीजन यही सारी बातें, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है किसी को भी, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, अब अगर हम तुझे कह दें, है ना, कि इसका ग्राफ भी बनता है ना, ग्राफ, इस पे तो कोई लेना देना नहीं है हमें ग्राफ से, है ना, हम थोड़ी जब इसमें आगे बात करेंगे, जरा बात करते हैं हम लोग परमाणुीकरण ऊर्जा पे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी। आइए देखिए जरा, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसे हम परमाणुीय ऊर्जा भी कहते हैं, परमाणुीय ऊर्जा, एंथैल्पी ऑफ
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या ध्यान रखने वाली चीज है इसके अंदर, आप सुन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक्चुअली में होती क्या है, तू भी इस चीज को ध्यान रखेगा तभी तेरे इस चीजें समझ में आएंगी कि भैया जिसके पास बाह्यतम कोश के अंदर है ना, जिसे हम संयोजी कोश भी बोलते हैं, संयोजी कोश में जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, क्या उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उसके बंध उतने मजबूत होंगे। इससे पहले वाले गलनांक उतनांक में यही समझाया ना मैंने, जिसके पास n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो बंध प्रबल बनाएगा। ठीक है साहब, अच्छी बात है। अब अगर प्रबल बनाएगा तो ध्यान रखो कि ऐसे तत्वों को गैस में बदलने के लिए है ना, और उसको भी परमाणु में बदलने के लिए एक प्रकार की ऊर्जा दी जाती है, क्योंकि परमाणु का मतलब उसे अकेला निकालना है, वहां से क्या करना है, उसे अकेला निकालना, मतलब हम उसको एक ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं जिससे वो अपने सारे घर परिवार को छोड़ छाड़ के हमारे साथ रहने आ जाएगा अकेला। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं दूसरी और तीसरी श्रेणी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, दूसरी और तीसरी श्रेणी की अगर बात करूं, तो उसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसमें परमाणुीय ऊर्जा पहली श्रेणी से अधिक होती है। क्या होती है बेटा, अधिक होती है। क्यों बताओ, क्योंकि इन दोनों में मेटल मेटल बॉन्डिंग, धातु धातु बंध जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। तो क्या पता चला मुझे यहां से कि इसके अंदर 3D श्रेणी के जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, परमाणुीय ऊर्जा है, वो कम है 4D एवं 5D श्रेणी से। ठीक है सर, पहली चीज क्यों है, क्योंकि हमने क्या कहा कि भैया जिनके पास n-1d इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, ज्यादा अयुग्मित होंगे, उनके धात्विक बंध प्रबल होंगे। कौन से बंध प्रबल होंगे बेटा, उनके धात्विक बंध प्रबल होंगे। अगर उनके धात्विक बंध प्रबल हैं तो तू इस चीज को समझ जा, क्या कि धात्विक बंध प्रबल है मतलब गलनांक कथनांक भी ज्यादा होंगे, मतलब कि परमाणु ऊर्जा भी ज्यादा होगी। बोल मेरी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, अरे बोलो, कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है ना, कि हाँ सर ये चीज समझ में आई। फिर से कह रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर किसी को भी ऐसा लगे कि सर हमने जो है ये पढ़ा था टॉपिक पूरा, इसमें इस जगह पे डाउट आया है, तो आपके पास बेटा वो डाउट पे कमेंट करने का एक ऑप्शन होता है, उस पर कमेंट कर दो, वीडियो के पास में लिंक आती है, वहाँ पर कमेंट करो और पता लगाओ। ठीक है ना, और मुझसे पूछो कि सर क्या दिक्कत है। राइट, अब होता क्या है कि 4D और 5D के अंदर धातु धातु जो बंध है वो प्रबल होते हैं बेटा। अब तो कुछ सोच ले यार, जहां पर बॉन्ड प्रबल हैं, जहां पर बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है ना, जहां पर बॉन्ड स्ट्रांग है, उस जगह से एक एटम को बाहर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा कि पहले तो उस बॉन्ड को तोड़ूंगा। सुनता जा, पहले वो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगेंगे, उसके बाद में उस एक पर्टिकुलर एटम को, उस एक परमाणु को वहां से बाहर निकाल के लाऊंगा, धातु को, परमाणु को। उसमें कितनी ऊर्जा मुझे देनी पड़ रही है, समझ पा रहा ना मेरी बात को, कनेक्ट कर पा रहा ना मेरे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरे पास इस टाइम के लिए ये चीज है। अब मेरी बात सुन, अगला मैं सवाल तुझसे पूछ रहा हूं कि भाई सीरीज में है ना, आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे एक सवाल है एक छोटा सा, देखो मेरे माइंड में आया है अभी कि भैया 3D श्रेणी में, 3D श्रेणी में स्कैंडियम से लेके जब जिंक तक हम जाते हैं ना, स्कैंडियम का Z21 है से जिंक जिसका Z30 है, एटॉमिक नंबर पूर्णांक क्रमांक 30 है इसका। ठीक है ना, जिंक की जो परमाणुीय ऊर्जा है ना बेटा, जिंक की परमाणुीय ऊर्जा सबसे कम है। जिंक की परमाणुीय ऊर्जा क्या है बेटा, सबसे कम है, सबसे कम है ना। कितनी है, किसी को पता, अंदाजा है किसी को डेटा का इसका कि कितना होता है कितना नहीं होता है, बोलो। लगभग मात्र 126 किलो जूल पर मोल, 126 किलो जूल पर मोल है। यानी अगर मैं इसको उसमें बताऊं तो लगभग 1,26,000 जूल, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो 126 किलो जूल पर मोल है। क्यों, ये आपको बताना है। ठीक, 1 मिनट का काम है। सर ने ऊपर लिखा हुआ है जिसके पास D इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे उनके बंध प्रबल होंगे,
जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होंगे उनके बंध दुर्बल होंगे, और उनके बंध अगर दुर्बल होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो आंसर में क्या लिखूंगा, इसके हल में क्या लिखूंगा इसके, कि जिंक में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ठीक है, अतः इसके धात्विक बंध कमजोर हैं, धात्विक बंध कमजोर हैं, फलस्वरूप इसकी परमाणुीय ऊर्जा सबसे कम है। सबसे कम है। तो मेनली यह जो बात हो रही है ना बेटा, वो सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं बता, अरे बोल, सारी बातें किसके बारे में हो रही हैं, डी इलेक्ट्रॉनों के बारे में, उनसे बनने वाले ये जो बंध हैं धात्विक बंधों के बारे में। अब इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में आयनन विभव को और पढ़ना है, ठीक है। तो आयनन विभव को हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अभी, है ना, हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत सारा मैटर है, आपको ये पूरा एक बार डाइजेस्ट करना है, समझना है। डीएसए आपके पास पहुंच जाएगा, डीपीपी आपके पास पहुंच जाएगी, आपको उसको सॉल्व करना है। ध्यान रखो, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसे खत्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बेटा उपसंयोजन यौगिक। 1 से 2 क्वेश्चन 100% जेई में देखने को मिलेंगे। क्लासेस मिस नहीं करनी है, किसी को भी ऐसा नहीं करना है सर बाद में ले लेंगे, बाद में कर लेंगे। जो डाउट आ रहे हैं हैंड टू हैंड पूछते जाना है। सर क्या इससे भी क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन डायरेक्ट ना भी मिले तो कोऑर्डिनेशन में मिल जाएगा, उपसंयोजन यौगिक में मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको ढंग से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, हाँ या ना लिख दो फटाफट से कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ तक का पूरा रिवीजन कल जब आप अगली क्लास में आएंगे मेरे पास, तो आपके पास होना चाहिए, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भैया हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने कर लिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो कल से हम आयनन ऊर्जा के बारे में जितना और ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पर वो डिपेंड करती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जेई में आए हुए हैं उन पे भी हम बात करेंगे। जेई में अगर यहाँ से नहीं आया तो हो सकता है बॉन्डिंग से आए हों, हो सकता है आवर्त सारणी से आए हों, जहाँ से भी आए होंगे उन क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे थोड़े थोड़े, और उसके बाद हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू।